वेलकम स्टूडेंट, मैं विकास जटिया। आज मैं अध्याय 1 प्रश्नवाली 1.1 के सभी सवाल आपको कराऊंगा कक्षा 10वीं। देखिएगा, जैसे कि मैंने आपको कल उदाहरण क्रमांक 1 समझाया था कि किसी दो संख्या को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कैसे हल करते हैं। ये कल मैंने आपको उदाहरण क्रमांक 1 में बताया था। वैसा ही सवाल 1.1 के पहले के तीनों सवाल हैं। ठीक है, तो हम पहला सवाल समझेंगे। हमें निम्न संख्याओं को एचसीएफ याद करना है। निम्न संख्या मतलब जो नीचे सवाल हमें 3 सवाल दे रखे हैं उन सभी के एचसीएफ हमें याद करना है। कौन सी मेथड से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। ठीक है, हमारे पास में पहला सवाल 135 और 225 है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो 135 225। अब जो सी बड़ी संख्या है वहां पर मैंने मोर देन बड़े का निशान उसकी तरफ रख दिया है। ठीक है, अब इसको हम एल्गोरिथम की 3 मेथड से करेंगे। एल्गोरिथम की 3 मेथड कौन कौन सी है? पहली मेथड क्या है इसकी? पहला चरण क्या है इसका कि हम इसका बड़ी संख्या में छोटी संख्या का डिवाइड करेंगे। ठीक है, दूसरी मेथड ये है कि अगर डिवाइड करने पर हमारे पास में रिमाइंडर या शेषफल 0 आ जाता है तो हमारा आंसर वह रहेगा जिससे हम भाग कर रहे हैं, वह हमारा आंसर रहेगा। अगर मान लीजिए कि शेषफल 0 नहीं आता है तो हमें एल्गोरिथम के तीसरे चरण का उपयोग करना पड़ेगा कि जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता है तब तक उस सवाल को लगातार हमें चलाते रहना है। ठीक है, हम पहले चरण की बात करेंगे। 225 एज इट इज और 135 बाहर लिखा। अब 135 के टेबल में 225 तो नहीं आते, तो 225 से कुछ कम आते हैं, 135 आते हैं। एक बार में 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9 और 1 में से 1 गया तो 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखो शेषफल 0 नहीं आ रहा है, रिमाइंडर 90 बच रहा है, तो हमें इस 90 का 135 में डिवाइड करना है। यहाँ प्रोसेस जब तक करना है जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता है। तो 135 को हम यहाँ लिखेंगे। 90 की टेबल में 135 नहीं आएगा, 135 से कम आएगा, 90 ही आएगा। इसको माइनस करेंगे, 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गया तो 4 और यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 0। देखो अभी भी शेषफल 0 नहीं आया है, तो हमें वही पुनः प्रोसेस अपनाना पड़ेगी। 45 में 90 का डिवाइड करना पड़ेगा। 45 के टेबल में 90 आती है 2 बार में, माइनस करें तो 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास में 0 आ चुका है, तो हमारा आंसर वहां रहेगा जिससे हम अभी डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा आंसर 45 रहेगा। ठीक है, और हम इस सवाल को इस रूप में भी लिखेंगे, a बराबर b pq प्लस r के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हमें 225 प्राप्त करना है तो हम इसको क्रमिका के रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो 12 से 25 अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें भाजक और भागफल का इंटू करना पड़ेगा और उसमें शेषफल को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर r बराबर 0 नहीं आया है तो यहाँ पर हमारा आंसर नहीं है। उसके बाद में हमने दोबारा डिवाइड करा 135 में 90 का डिवाइड करा, तो हमें 135 प्राप्त करना है, तो भाजक में भागफल का इंटू होगा और शेषफल जुड़ेगा। तो 135 प्लस का 90 इंटू 1 प्लस का 45। यहाँ पर भी हमारे पास में r0 नहीं प्राप्त हुआ है, तो हमारा आंसर यहाँ खत्म नहीं होता है। फिर दोबारा हमने 45 का 90 में डिवाइड करा, यहाँ पर हमारे को 0 प्राप्त हो चुका है, तो 90 प्राप्त करने के लिए भाजक में भागफल का इंटू करेंगे प्लस शेषफल करेंगे। 90 45 इंटू 2 और 0। देखिए यहाँ पर r बराबर हमें 0 प्राप्त हो चुका है, इसका मतलब है कि यहाँ पर 0 प्राप्त हुआ है और जहाँ पर 0 जिस स्टेप में प्राप्त हुआ है वहां की जो भाजक वाली संख्या है वही हमारा आंसर होगा। तो लिखेंगे कि हमें शेषफल 0 प्राप्त
हो चुका है। हम इस प्रक्रिया को यहीं समाप्त करते हैं और हमारा जो इस सवाल का जो HCF रहेगा, HCF 135, 225 बराबर 45, क्योंकि 45 पर हमारा आंसर आया था, तो हमारा जो मेन आंसर रहेगा HCF 145, 225 इक्वल टू 45 आंसर रहेगा हमारा। अब हम अगला सवाल सीखेंगे। अब हम 1.1 का पहले का दूसरा सवाल सीखेंगे। 196 और 38,220 हमें दो संख्या दे रखी है, इसका हमें HCF ज्ञात करना है। इन दोनों में से बड़ी संख्या जो है उसकी तरफ हम मोर देन का निशान लगाएंगे, बड़े का निशान, ठीक है। अब 38,220 में से 196 का हमें डिवाइड करना है। 38,220 डिवाइड 196। अब आपको यहाँ पर ना इस सवाल में यह ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें 196 का डिवाइड करना तो है, लेकिन जब तक हमारे पास में यह पूरी संख्या समाप्त नहीं हो जाती लास्ट तक, तब तक हमें दूसरा डिवाइड नहीं लेना है। अगर यहाँ पर शेषफल बचता भी है तो हमें ऐसा नहीं करना है कि 196 को नीचे लिखना है। जब तक पूरी संख्या 196 का 38,220 में पूरा भाग नहीं जाएगा, जब तक हमें सेकेंड स्टेप में नहीं करना है, ठीक है, जिसमें आपको समझाऊंगा अभी, समझेगा। 196 के टेबल में 382 नहीं आते, 196 आते हैं वन टाइम में। माइनस करेंगे, 2 में से 6 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे, 12 में से 6 गए तो 6, और यहाँ पर 7 बचा, 7 में से 9 नहीं जाएंगे, कैरी लेंगे 17, 17 में से 9 गए तो 8, और 2 में से 1 गए तो 1। देखिए अब यहाँ पर 186 बचा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 196 इस टाइप से कर दोगे। अभी हमारा सवाल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमने सिर्फ 3 संख्या का ही डिवाइड करा, अभी भी पीछे की 2 संख्या बची हुई है, तो हमें क्या नहीं करना है। जब तक पूरा डिवाइड नहीं जाएगा, जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि शेषफल 0 आया है या नहीं, ठीक है। ऊपर से हमने कैरी उतारी तो ये 1862 बना। अब 196 की टेबल में 1862 या उससे कुछ कम होता है क्या, तो 1764 होता है, नोट का 1764 माइनस करेंगे, 2 में से 4 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे, 12 में 4 गया 8, 5 में से 6 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे, 15 में से 6 गया तो 9, और 7 में से 7 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0, और ऊपर से हम उतारेंगे 0। देखिए 91 बचा था अपने पास में, है ना, तो अभी भी हमारे पास में ऊपर एक संख्या बची थी, पूरा कंप्लीट सवाल नहीं हुआ है, तो हम 0 उतारेंगे तो यहाँ 980 बन जाएगा, ठीक है। अब 196 की टेबल में 980 5 टाइम में आते हैं, 0 0 0। देखिए 196 का 38,220 में पूरा डिवाइड हो गया है, r बराबर 0 आ चुका है, तो हम यहाँ पर हम लिखेंगे एल्गोरिथम द्वारा के रूप में अब 38,220 को हमने इस रूप में लिखा, 196 इंटू 195 प्लस 0। अब हमारा शेषफल 0 आ चुका है, तो हमारा आंसर वही रहेगा जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। हम लिखेंगे हमें 0 प्राप्त हो चुका है। अब यह प्रक्रिया यहीं समाप्त हो जाती है। अब हमारा जो आंसर रहेगा
इन संख्या का हम HCF निकाल रहे हैं और हमारा HCF 196 आया है, तो हम लिखेंगे HCF 196, 38,220 इक्वल टू 196। यही हमारा आंसर रहेगा। इसका तीसरा क्वेश्चन बचा हुआ है 1.1 का, पहले का तीसरा क्वेश्चन, वो आपको घर पे सॉल्व करना है। अब मैं आपको प्रश्न क्रमांक 2 सिखाऊंगा। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 सीखेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको उदाहरण क्रमांक 3 समझाया था, उदाहरण क्रमांक 3 और प्रश्न क्रमांक 2 सेम है, बस डिजिट का थोड़ा अंतर है। फिर भी हम एक बार और इसको सीखते हैं, तो इसमें आपका यह पक्का हो जाएगा। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस का 1, 6q प्लस का 3 या 6q प्लस का 5 के रूप में होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। पिछली वीडियो में मैंने आपको उदाहरण क्रमांक 2 में मैंने आपको ये चीज बोली थी कि अगर सवाल में सम संख्या और विषम संख्या दोनों चीज के बारे में बता रखे, तो हमें हल करते समय माना एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, धनात्मक मानना है, स्पेशल सम नहीं लिखना है और विषम नहीं लिखना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में अगर सिर्फ सम की बात चलती है तो हमें हल में यह लिखना है कि माना ए एक सम धनात्मक पूर्णांक संख्या है। अगर सवाल में स्पेशल विषम वर्ड आता है, सिर्फ विषम वर्ड आता है, तो हमें हल में माना ए एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ये इस टाइप से हमें मानना है। ठीक है, अभी हम यहाँ पर सिर्फ एक ही बात बता रखी है कि धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है, तो हम हल में माना ए एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, उसके बाद हम b किसको मानेंगे, तो b हम उसको मानेंगे जो q के साथ में जो डिजिट रहेगी, जहां b बराबर 6 है। ठीक है, अब यहां पर हम a में 6 का डिवाइड करेंगे, तो 6 में a का डिवाइड हो तो नहीं सकता, लेकिन हम इमेजिन करेंगे कि हो रहा है, तो यहाँ पर भागफल q आएगा और शेषफल r आएगा। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि अगर शेषफल r आता है तो शेषफल r या तो 0 हो सकता है और भाजक से कम होगा। तो शेषफल की कितनी कंडीशन हुई, 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 कंडीशन हमारे पास में बनती है शेषफल की। तो हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहते हैं कि a बराबर pq प्लस r, जहां पर r की मान क्या है, r इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 और 5। यह प्रमिका, ये सिद्ध क्यों हो गया, प्रमिका का एक स्वरूप है जहां पर r बराबर हमारे पास में 5 मान दे रखे हैं। तो हम इस r के 5 मानों से a के 5 संभव मान याद कर सकते हैं। इसका मतलब है कि r की जितनी भी डिजिट है हम 1 बाय 1 इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमें a की वैल्यू पता चल जाएगी। तो r बराबर a के संभव मान, अब a के संभव मान हम निकालेंगे। a के संभव मान निकालने के लिए हम r के 5 मान 1 बाय 1 रखेंगे। तो सबसे पहले मैं r बराबर 0 रखने पर, जब मैं r बराबर 0 रखूंगा तो यह r 0 हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा क्या, pq, मैंने यहां पर 0 रखा तो क्या बचा, bq और जीरो। अब आगे r बराबर 1 रखने पर a bq 1
और a बराबर, और यहाँ पर हमने b किसको माना था 6 को, तो यहाँ पर 6q प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी हमने b को 6 माना तो 6q हो जाएगा। अब r बराबर हम 2 रखेंगे, a bq प्लस का 2 और b की वैल्यू हमारे पास में 6q प्लस का 2 है। अब हम r बराबर 3 रखेंगे, a बराबर bq प्लस का 3, a बराबर 6q प्लस का 3। अब r बराबर हम 4 रखेंगे, a बराबर bq प्लस का 4, a बराबर b की जगह हम 6 रखेंगे, 6q प्लस का 4। लास्ट मान बचा हुआ है r बराबर 5 रखने पर a बराबर bq प्लस का 5, a बराबर 6q प्लस का 5। ठीक है, हमारे पास में a के संभव मान आ चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 संभव मान आ चुके हैं। लेकिन इन संभव मानों में से हमें सिर्फ विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या ही याद करनी है। तो इन 6 में से विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी है ये हम पता लगाएंगे। तो जैसे कि मैंने मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक सम पूर्णांक तभी सम पूर्णांक हो सकता है जब उसके साथ में 2 का गुणनखंड हो। अब हमें यहाँ देखना है कि इसमें इन संख्याओं में से 2 के गुणनखंड किन किन संख्याओं में है। अगर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर a बराबर 6q है और ये यह संख्या, हम इसको पता लगाने के लिए इसको रफ कार्य में हल करेंगे कि यह सम पूर्णांक संख्या है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको रफ कार्य में हल कर रहा हूँ। देखिएगा a बराबर 6q, अब यहाँ पर इसको मैं 2 गुणित 3q लिख सकता हूँ। तो यह वाली जो a का जो संभव मान है यह एक 2 का गुणनफल है। देखिए 6 के मैंने टुकड़े करे, 2 × 3 हुआ तो 2 × 3, तो यह जो 6q है 2 का गुणनखंड है। 2 का गुणनखंड होने के बावजूद है तो यह एक सम संख्या है। लेकिन हमें प्रश्नानुसार क्या निकालना है, विषम पूर्णांक निकालना है। तो यह हमारा आंसर नहीं हुआ। सिर्फ हम यह पता लगाने के लिए रफ कार्य में हल कर रहे हैं कौन सम है और कौन विषम है। ठीक है, इसका मतलब है कि यह सम हो चुकी है। ठीक है, आगे हम देखेंगे a बराबर 6q प्लस का 1। अब हम देखेंगे कि इन दोनों संख्याओं में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो यह एक विषम संख्या होगी, यह एक सम होगी और यह एक विषम होगी। ठीक है, आगे हम देखेंगे a बराबर 6q प्लस का 2, दोनों में से 2 कॉमन लेंगे, 3q प्लस का 2। देखिए यहाँ पर इस पूरी संख्या में 2 का गुणनखंड है तो यह क्या हुआ, सम संख्या होगी। अब हम इसमें चेक करेंगे a बराबर 6q प्लस का 3। यहां से हम देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है। देखिए कॉमन आ रही है 2, तो यहाँ पर यह संख्या क्या हुई, विषम हुई। आगे फिर हम चेक करेंगे a बराबर 6q प्लस का 4। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन आएगा तो 2 कॉमन लेंगे हम, तो अंदर बचेगा 3q प्लस का 2। यह पूरी संख्या भी 2 का गुणनखंड है। अगर ये 2 का गुणनखंड है तो इसलिए यह सम है। आगे देखेंगे हम a 6q प्लस का 5। इसमें से 2 कॉमन नहीं आ रहा है तो यह एक विषम संख्या हुई। ठीक है, आगे हम लिखेंगे कि यह सम है, यह सम है और यह सम है, लेकिन हमें जो आंसर चाहिए विषम में चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, और हमने माना a को भी क्या माना है, विषम माना है। तो यहाँ लिखेंगे हम कि a एक विषम पूर्णांक है। तो 6q और 6q प्लस का 2, 6q प्लस का 4 सम धनात्मक पूर्णांक संख्या है।
अतः यह हमारा उत्तर नहीं है। हमें ए के विषम पूर्णांक चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो 6 है उसमें से 3 सम है, तो यह और यह हमारा उत्तर नहीं रहेगा। हमारा जो उत्तर रहेगा वो विषम रहेगा, एक ये और एक ये। अतः हमारा उत्तर विषम धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस का 1, 6q प्लस का 3 और 6q प्लस का 5 रहेगा। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझाऊंगा। प्रश्न क्रमांक 3 में बताया गया है कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सके। हमें स्तंभों की संख्या याद करनी है। हमें 2 संख्या दे रखी है, 616 और 32। हल कर रहे हैं। अब 616 और 32 में से बड़ा कौन है, तो 616 है, तो 616 की ओर मोर देन करेंगे। हम इस सवाल को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दोबारा हल करेंगे। इसकी क्रमिका BQ प्लस का R है। ठीक है, 616 में हमें 32 का डिवाइड करना है, और जब तक करना है जब तक हमारे पास शेषफल 0 ना आ जाए। 32 के जगह में 61 नहीं आता है, 32 आता है एक बार। 1 में से 2 नहीं जाएगा, कैरी दी, 11 में से 2 गया तो 9, और 5 में से 3 गया तो 2, और ऊपर से उतारी कैरी 6। ठीक है, 32 के डबल में 296 नहीं आएगा, 288 आएगा। 9 बार में माइनस करेंगे, 6 में से 8 नहीं जाएगा, कैरी दी, 16 में से 8 गया तो 8, और 8 में से 8 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0। ठीक है, देखिए पूरी संख्या हल हो चुकी है, और हमारे पास में शेष पर 8 आया है, 0 नहीं आ रहा, तो हमारा आंसर अभी 32 नहीं रहेगा। हमें जब तक हल करना है जब तक 0 नहीं आ जाता। ठीक है, अब 8 का हम 32 में फिर पुनः डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर हमारे को 32 चौक 8 चौक 32 और 0। देखिए हमारे पास में 0 प्राप्त हो चुका है। अब जैसे ही 0 प्राप्त हुआ तो हमारा आंसर वही रहेगा जिससे हम अभी डिवाइड कर रहे हैं। इन दो हमारे पास में जो अभी 0 आंसर आया है वो 2 स्टेप में आया है। एक 32 का 616 में डिवाइड करा है, और एक 8 का 32 में करा है। ठीक है, तो हम इन दोनों स्टेपों को इस रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर जो पहली स्टेप वो है कि 616 को प्राप्त करना है, तो 32 में 9 का इंटू करना है और शेषफल लिखना है। तो 616 बराबर 32 इंटू 19, और फाइनल शेषफल क्या बचा था, r। लेकिन यहाँ पर हमारे पास में r बराबर 0 नहीं आया था, तो ये हमारा आंसर नहीं है। उसके बाद में हमने पुनः इसका डिवाइड करा था, 32 8 इंटू 4 0। यहाँ पर हमारे पास शेषफल 0 आ चुका है, तो हमारा जो आंसर रहेगा वह भाजक 8 रहेगा। तो लिखेंगे हम यहाँ पर कि अतः स्तंभ की संख्या 8 होगी। HCF 616 32 8। ठीक है, अब हम इसका अगला क्वेश्चन सीखेंगे। अब हम प्रश्न क्रमांक 4 करेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 में हमें थोड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न क्रमांक 4 में हमें धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग करने का बोला है, और उस धनात्मक पूर्णांकों को हमें m के रूप में दर्शाना है। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m प्लस के रूप में होता है। सबसे पहले हमें सवाल को धनात्मक पूर्णांक संख्या तक करना पड़ेगा, उसके बाद में दूसरी स्टेप में वर्ग के साथ में उसको m के रूप में बदलना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने इतना सवाल मैंने पहले से ही कर दिया है। कहाँ तक करा मैंने इसको, धनात्मक पूर्णांक संख्या तक इसको करा।
जैसे कि माना ए एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। अब ए को हम धनात्मक पूर्णांक संख्या क्यों मान रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में हमें सिर्फ धनात्मक पूर्णांक संख्या बोला है, ना ही स्पेशल सम बोला है और ना ही विषम बोला है, सिर्फ धनात्मक पूर्णांक संख्या बोला है, इसलिए हम ए को धनात्मक पूर्णांक संख्या ही मानेंगे। और जहां b बराबर 3, जहां पर b बराबर 3 कैसे आया? हमारे पास में जो संख्या है 3m और 3m प्लस का 1, वहां पर 3 है, इसलिए यहाँ पर हमने b बराबर 3 लिया। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम सब जानते हैं कि यह फॉर्मूला होता है a बराबर pq प्लस का r, ठीक है। और यहाँ पर हम b का a में डिवाइड करेंगे तो b की वैल्यू क्या है? 3, और a धनात्मक पूर्णांक है तो 3 में हमने a का डिवाइड करा, तो 3 का a का डिवाइड करने पर कुछ ना कुछ भागफल आएगा जो हमने क्या माना q, और कुछ ना कुछ शेषफल आएगा जो हमने क्या माना r। अब शेषफल जो रहता है वह भाजक से छोटा होता है, तो 0, 1, 2, इसकी यहाँ सिर्फ 3 कंडीशन यहाँ पर बन सकती है। अब यहाँ पर हमने लिखा कि यह प्रमिका जहाँ पर r बराबर 0, 1, 2, 3 है, और इस प्रमिका में हमने r के 3 अलग अलग मान रखे, एक बार 0 रखा, एक बार 1 रखा और एक बार 2 रखा। तब इस प्रमिका में हमने r बराबर 0 रखने पर हमारे पास में a बराबर 3q आया है, या इस प्रमिका में दोबारा हमने a बराबर 1 रखा, तो हमारे पास में जो a के संभव मान आया है a बराबर 3q प्लस का 1। वापस में हमने इसी प्रमिका में r बराबर 2 रखा, जहां पर हमारे पास में a का संभव मान 3q प्लस का 2 आया है, ठीक है। यहाँ तक आप इसको नोट कर लीजिए। आगे मैं आपको इसके बारे में वर्ग और उस वर्ग को एम में कैसे बदलेंगे वो आपको सिखाऊंगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि सवाल थोड़ा बड़ा है, मुझे इसको रब करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको इसी सवाल में ए के संभव मान 3 मान निकाले थे हमने, a बराबर 3q प्लस का 1 और a बराबर 3q प्लस का 2। और प्रश्न में हमें बताया था कि उस धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग को हमें m के रूप में दर्शाना है, और m के रूप में भी हमें 2 कंडीशन में दर्शाना है, 3m व 3m प्लस का 1। हमें सिर्फ यहाँ पर ये चीज याद रखनी है कि हमें 3m और 3m प्लस का 1 के रूप में इसे दर्शाना है। और किससे दर्शाना है? पूर्णांक संख्याओं के संभव मानों से हमें दर्शाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये सवाल का एक हिस्सा नहीं है, ये मैंने जो भी सवाल कराया था उसका एक पिछला प्रीव्यू है, तो जब सवाल नोट करो तो यहाँ से नोट करिएगा अभी जो मैं आपको करा रहा हूँ। अब यहाँ पर हम लिखेंगे केस फर्स्ट में हम a बराबर 3q लेंगे, और दोनों पक्षों में हम वर्ग करेंगे, क्योंकि प्रश्न में बता रखा है कि धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग करना है, तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने का बोला है, तो हम यहाँ पर भी 1 की घात 2 लगाएंगे और इस पूरे की घात 2 लगाएंगे, 1 की घात 2 और यहाँ पर 3q पूरे की घात 2। 1 की घात 2 अपनी जगह पे है, इसे यहाँ पर घात ब्रैकेट के ऊपर घात 2 है, और ब्रैकेट के अंदर 2 डिजिट है, तो ये घात दोनों को ऊपर जाएगी, 3 की घात 2 और q की घात 2। 1 की घात 2 एज इट इज, 3 को 3 बार लिखना है, ठीक है। देखिए हमको जैसे इस धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग करने के बाद हमें m के रूप में बदलना है, और ये m के रूप में जो पहली कंडीशन है वो 3m है, तो यहाँ पर हम इस 3q स्क्वायर को m मान सकते हैं, क्योंकि हमें m के रूप में बदलना है, तो a स्क्वायर 3m। यहाँ पर जो 3q स्क्वायर दिख रहा है इसको हमने m माना है, तो हम यहाँ लिखेंगे जहां m बराबर 3q स्क्वायर। देखिए एक कंडीशन सत्य हो गई है। अब दूसरी बात केस 2 में हम ये लेंगे a बराबर 3q प्लस का 1, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, हमने दोनों पक्षों में वर्ग करा, a स्क्वायर 3q प्लस का 1 पूरी की घात 2, a स्क्वायर अपनी जगह पे है इसे। यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लगाएंगे इसको ओपन करने के लिए, तो मैं पहले छुट्टी करके एक फॉर्मूला बताता हूँ। a प्लस का b, जैसे कि आपको याद होगा, a प्लस का b पूरी की घात 2, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab।
या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 2ab को आगे बीच में भी लिख सकते हैं और बी स्क्वायर को पीछे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें ये फॉर्मूला इसमें पुट करना है, तो ए का मान 3q है, बी का मान 1 है, तो ए स्क्वायर एज इट इज, ए की जगह 3q स्क्वायर पूरे की घात 2, फिर बी की जगह पूरे की घात 2, फिर 2, फिर ए की जगह 3q और बी की जगह 1। ए स्क्वायर अपनी जगह पे है इसे, ब्रैकेट के ऊपर घात है और ब्रैकेट के अंदर दो संख्या जो घात दोनों के ऊपर जाएगी और एक को 2 बार लिखेंगे, इधर 2 में 3 का मल्टीप्लाई करा तो 6q इंटू 1। ए स्क्वायर 3 को 2 बार लिखेंगे क्योंकि घात 2 है, इंटू क्यू स्क्वायर प्लस का 1 1 जा 1 और इधर 6 में 1 का इंटू हुआ तो 6q। आगे देखेंगे ए स्क्वायर 3 में 3 का मल्टीप्लाई करा 9q स्क्वायर और उसके बाद 1 और 6q। देखिए अब यहाँ पर हमें इस डिजिट में से हमें ऐसा बनाना है, 3m प्लस का 1 बनाना है। तो 3m प्लस का 1 बनाने के लिए हमें एक को पीछे लेना पड़ेगा और 6q को आगे लेना पड़ेगा। ए स्क्वायर 9q स्क्वायर 6q प्लस का 1। अब जैसे कि प्लस 1 हमारे पास में आ चुका है, हमें ये सिद्ध करना है और हमें एक 3 चाहिए और एक m चाहिए। तो हम शुरू की दो संख्याओं में से 3 कॉमन लेंगे, 3 तो अंदर बचेगा 3q स्क्वायर और 2q प्लस का 1। अब इतने इतने भाग को हम m मानेंगे, ए स्क्वायर 3m प्लस का 1, 3m प्लस का 1, जहां m बराबर 3q स्क्वायर 2q है। देखिए हमारे पास में दोनों m को m के रूप में देने थे हमें पूर्णांकों को, तो हमने दोनों सिद्ध कर दिए। लेकिन हमारे पास में एक और पूर्णांक है, तो इस पूर्णांक से हम दोबारा इसी को सिद्ध करेंगे। तो यह केस 3 होगा, a बराबर 3q प्लस का 2 दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। इधर भी दो इधर भी दो। ए स्क्वायर अपनी जगह पे इसे यहाँ पर एक चुटकी लगाएंगे क्योंकि हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, ए प्लस का बी पूरे की घात 2, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। यह फॉर्मूला यहाँ लगेगा, ए का मान 3q बी का मान 2। ए स्क्वायर अपनी जगह पे है इसे, ए की जगह हम 3q स्क्वायर और बी की जगह 2 प्लस 2 अपनी जगह पे है इसे, ए की जगह 3q और बी की जगह 2। ए स्क्वायर अपनी जगह पे है, ब्रैकेट के ऊपर घात 2 है और ब्रैकेट के अंदर दो संख्या है, दो अलग अलग डिजिट है, तो दोनों के ऊपर घात जाएगी, 3 की घात 2 q स्क्वायर, यहाँ पर भी 2 बार लिखा आएगा, प्लस 2 का गुणा 3 में हुआ 6q प्लस का इंटू 2। ए स्क्वायर अपनी जगह पे है इसे, 3 को 2 बार लिखना है, q स्क्वायर अपनी जगह पे है, 2 में 2 का इंटू करा 4, 6 में 2 का करा 12q। अब आगे ए स्क्वायर 3 में 3 का करा 9q स्क्वायर 4 12q। अब हमें 3m प्लस के 1 के रूप में बदलना है और यहाँ पर हमें कहीं पर भी 1 नजर नहीं आ रहा है, तो हम इस 4 को इस टाइप से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस का 12q को आगे लिख दिया और 4 को 3 प्लस का एक करने के बाद में हम अब शुरू के 3 डिजिट में से हम 3 कॉमन लेंगे। ए स्क्वायर अपनी जगह पे है इसे, 9q स्क्वायर 12q 3 1। अब यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो 9 की जगह 3 3 9, q स्क्वायर अपनी जगह पे है इसे, 12 की जगह 4q स्क्वायर, 3 की जगह 1 और प्लस का 1 एज इट इज। अब इतने हिस्से को हम m मानेंगे, तो यहाँ पर ए स्क्वायर 3m प्लस का 1, जहां m बराबर
3q² 4q प्लस का 1 है। देखिए हमने तीन संख्याओं से 3m और 3m प्लस का 1 को सिद्ध कर दिया है। तो अतः हम लिखेंगे यदि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यदि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m व 3m प्लस का 1 के रूप में होगा।